नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमारी इस बढ़िया सी वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो से हमें शुरुआत करनी है एक नए टॉपिक की, जो कि है साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत हमें चर्चा करनी है कि यार आखिर साइबर सिक्योरिटी हम कहते किसे हैं। इसके घटक के बारे में हम जानेंगे, कौन कौन से घटक इसमें शामिल होते हैं, इसके क्या खतरे हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी चर्चा भी हमें करनी है। फिर बारी आती है मालवेयर प्रोग्राम की। भाई आखिर होते क्या है मालवेयर प्रोग्राम, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और फिर एंटीवायरस क्या होते हैं, क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा हमें इस ही वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत करनी है। हो सकता है यहाँ तक पहुँचने में 2-3 वीडियो लग जाएं। फिर बात आती है हैकर की। हैकर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इसका मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं, उनकी चर्चा भी हम करेंगे अंत में। तो फिर हमेशा की तरह अभ्यास प्रश्न पुस्तिका अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी है, ताकि आपने इस टॉपिक के अंतर्गत बनाए गए वीडियोस से कितना सीखा, इस बात का सटीक सटीक अनुमान, बिल्कुल बढ़िया असेसमेंट आप कर पाएँ कि कितनी तैयारी आपकी है, किस स्तर पर आपने इस टॉपिक को सीखा है, क्या और सीखने की आवश्यकता है। इस बात का जायज़ा आप अभ्यास प्रश्न पुस्तिका के माध्यम से बढ़िया तरीके से लगा पाएंगे। तो अभ्यास प्रश्न से पहले आपको थ्योरी सेक्शन को कवर करना ज़रूरी है। तो पहले आप सारे वीडियोस देखें, इसके बाद एमसीक्यू की चर्चा करनी ही करनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपसे सपोर्ट की दरकार है हमें। बहुत ही कीमती समय निकाल के हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और बहुत मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। आपने कहा सर कि 10 मई के पहले पहले आप वीडियो सीरीज़ को कंप्लीट कराएं। तो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 10 मई के पहले पहले हम यूनिट 9 को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं सर यूनिट 7। तो दोस्तों, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पूरी सीरीज़ एक अकेले व्यक्ति को शुरू करना और फिर एग्ज़ाम के पहले तक उसको कंप्लीट कराना बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है। यदि मैं अभी से आपसे बोल दूंगा और नहीं बना पाऊंगा तो फिर मुझे अपने आप में सही नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आधी वीडियो सीरीज़ यूनिट 9 की बाकी है। अभी आधी सीरीज़ कंप्लीट हुई है, आधी वीडियोस और आना बाकी है। तो अभी यूनिट 7 के बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है और एग्ज़ाम को भी कम समय बचा हुआ है। तो इसलिए आपके कमेंट से मैं आपको बोल देता हूँ कि कुछ कहा नहीं जा सकता, समय रहा तो उसको देखा जाएगा, और समय रहेगा तो मेरी साइड से पूरा प्रयास होगा यूनिट 7 को भी हम कवर करें। लेकिन आप भी हमारा सपोर्ट भरपूर मात्रा में करें, ऐसी आपसे हमारी अपेक्षाएं हैं। आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। शेयर करने के 2 फ़ायदे हैं, हमारा सपोर्ट हो जाएगा, हमारे बारे में ज़्यादा लोग जान पाएंगे। दूसरा फ़ायदा उन विद्यार्थियों को होगा जिसको आप वीडियो शेयर करेंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। यह सिर्फ तब करें आप जब आपको वीडियो से बेनिफिट हो रहा है। यदि हमारे कीमती समय से आपका कीमती समय खराब हो रहा है तो फिर आपको सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको बेनिफिट हो रहा है तो फिर आपका यह नैतिक दायित्व बनता है कि आप हमारा सपोर्ट अधिक से अधिक मात्रा में करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की, जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी को नेटवर्क सिक्योरिटी भी कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान रख लें कि साइबर सिक्योरिटी को नेटवर्क सिक्योरिटी भी कहा जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस अर्थात बिना अनुमति के एक्सेस से बचाया जा सकता है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, मतलब किसी नेटवर्क की सुरक्षा करना। सुरक्षा कैसे करोगे आप उस नेटवर्क के अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस अर्थात बिना परमिशन के पहुंच सुनिश्चित करने से रोकोगे, अर्थात अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जाएगा। बिना अनुमति के किसी भी इंसान को या किसी को भी प्रवेश करने से रोका जाएगा। इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। उम्मीद है यह टर्म आपके लिए समझ में
आ गया होगा। फिर दोस्तों साइबर खतरों से बचाव व कार्यों को सुचारू रूप से बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण डाटा की सुरक्षा के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है नेटवर्क सिक्योरिटी की? इसलिए आवश्यकता होती है ताकि साइबर खतरों से बचा जा सके, कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सके और जो डाटा हमारा है उसकी सुरक्षा की जा सके। इसलिए आवश्यकता होती है साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी की। दोस्तों दोनों चीज़ एक ही है, पहले बिंदु में हमने समझा। साइबर सिक्योरिटी को ही हम नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। दोस्तों नेटवर्क सिक्योरिटी सबके द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसके लिए एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है। मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना सबके बस की बात नहीं है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। दोस्तों किसी नेटवर्क में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उस नेटवर्क की मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, निरंतर मॉनिटर करना होता है ताकि किसी भी प्रकार की संदेहास्पद गतिविधि पर नज़र रखी जा सके। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। संबंधित नेटवर्क की निरंतर या लगातार मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख खतरों में दोस्तों मालवेयर, हैकिंग, क्रैकिंग, स्पैमिंग, फिशिंग, बुलिंग आदि शामिल हैं। ध्यान रखें प्रश्न तो यहीं से भी आ जाएगा बेसिक सा कि निम्न में से कौन सा साइबर खतरों या फिर साइबर सिक्योरिटी के खतरों में शुमार है। तब आपको इनमें से एक विकल्प को या सभी विकल्प को टिक करना होगा। डिपेंड करता है विकल्प किस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। और दोस्तों मालवेयर, हैकिंग, क्रैकिंग, स्पैमिंग, फिशिंग, बुलिंग आदि आदि इन सभी की विस्तार से चर्चा हमें इस वीडियो के माध्यम से या आने वाले कुछ वीडियो में करनी ही है ताकि आप इन शब्दों को भी बढ़िया तरीके से समझ पाएँ। फिर बारी आती है नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी के खतरों को टालने के लिए हम फायरवॉल और एंटीवायरस का उपयोग करते हैं या इनका उपयोग किया जाता है। प्रश्न आएगा नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी के खतरों को दूर करने के लिए, किसके लिए? दूर करने या टालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको आंसर करना होगा फायरवॉल और एंटीवायरस का उपयोग नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी के खतरों को दूर करने के लिए किया जाता है। फिर बारी आती है दोस्तों घटक कौन कौन से होते हैं साइबर सिक्योरिटी के। इसमें गोपनीयता आती है, उपलब्धता आती है, प्रमाणीकरण आता है, सत्य निष्ठा आती है, गैर परित्याग आता है, एक्सेस कंट्रोल आता है। यदि इंग्लिश में हम इनकी बात करें तो गोपनीयता अर्थात कॉन्फिडेंशियलिटी, उपलब्धता अवेलेबिलिटी, प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन, सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी, गैर परित्याग अर्थात नॉन रेपुटेशन, एक्सेस कंट्रोल को इंग्लिश में भी एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। तो दोस्तों ये सभी घटक होते हैं किसके? साइबर सिक्योरिटी के। अब इनके बारे में विस्तार से हमें चर्चा कर लेनी है। तो सबसे पहले बात करनी है गोपनीयता की। दोस्तों यह नेटवर्क सुरक्षा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके अनुसार डाटा को किसी भी अनधिकृत या अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जाता है। किसके माध्यम से डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जाता है? तो दोस्तों वह है गोपनीयता। इसको आपको ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है उपलब्धता अवेलेबिलिटी की। उपलब्ध रिसोर्सेस का उपयोग केवल ऑथराइज्ड यूजर के लिए ही है। इसका निर्धारण हम उपलब्धता अवेलेबिलिटी होना चाहिए दोस्तों, इसके माध्यम से हम करते हैं। यहाँ पर उम्मीद है, मुझे लगता है कि स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। फिर बारी आती है प्रमाणीकरण की, ऑथेंटिफिकेशन की। इसमें व्यक्ति या पार्टी की पहचान को सुनिश्चित किया जाता है। डाटा को एक्सेस करने की अनुमति केवल ऑथराइज्ड व्यक्ति को ही दी जानी चाहिए। इन सारी चीज़ों की चर्चा हमने पहले ही कर ली है। सिस्टम का एक्सेस आईडी पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित होता है। आईडी पासवर्ड के माध्यम से
किसी भी एक्सेस करने वाले की प्रामाणिकता को चेक किया जाता है। तो इस बिंदु को भी आप ध्यान रखें। फिर बारी आती है सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी की। सेंडर और रिसीवर के मध्य आदान प्रदान होने वाले डाटा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। करनी कथनी समानता वाली बात होती है सत्यनिष्ठा में। आप GS4 इथिक्स वाले सेक्शन में इसको जरूर पढ़ेंगे। तो वही चीज़ है, सेंडर और रिसीवर के मध्य जो भी डाटा का आदान प्रदान हो रहा है उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। शेयर की गई जानकारी सटीक और शुद्ध होनी चाहिए। यह सभी इंटीग्रिटी में आता है। फिर आती है बात गैर परित्याग की। मैसेज को सेंड करने वाला ओरिजिनल यूज़र कहीं अपने मैसेज को स्वयं का होने से इनकार ना करे, इस बात का ध्यान रखा जाता है गैर परित्यागी में। आपने कोई मैसेज भेजा और फिर आप उस बात से पलट जाएं कि भाई मैंने तो मैसेज नहीं भेजा, तो ऐसी चीज़ें ना हो पाएँ, इसलिए गैर परित्याग घटक इसमें आता है। नॉन रिप्यूडेशन, सेंडर की ऐसी किसी पॉसिबिलिटीज़ को नहीं मानता। इसमें आपकी इस पॉसिबिलिटी को माना ही नहीं जाएगा, स्वीकार या एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट यदि आप देते हैं तो। ठीक, आपने मैसेज भेजा है तो ओरिजिनल यूज़र उससे पलट नहीं सकता। आपके मैसेज का यदि नकारात्मक परिणाम होता है तो भी और सकारात्मक परिणाम होता है तो भी। फिर बारी आती है एक्सेस कंट्रोल की। कौन सा यूज़र किस फाइल को एक्सेस कर रहा है और कर सकता है, इसका निर्धारण हम एक्सेस कंट्रोल से करते हैं। एक्सेस को कंट्रोल करना, प्रवेश को कंट्रोल करना, उपयोग को कंट्रोल करना, इसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि किस यूज़र को किस फाइल को एक्सेस करने की परमिशन है। ये सभी निर्धारण एक्सेस कंट्रोल के माध्यम से होता है। फिर हमें चर्चा करनी है कि यार साइबर या नेटवर्क सिक्योरिटी में खतरे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम इनके नाम को जान लेते हैं। इसमें शामिल है दोस्तों मालवेयर, और मालवेयर के अंतर्गत आता है वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रूट किट्स। ये सभी दोस्तों मालवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखना है, मालवेयर एक बड़ा गोला है, इसके अंदर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, साइबर बुलिंग इसका खतरा है, साइबर वॉरफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, आइडेंटिटी थेफ्ट, सलामी हमला, साइबर स्टॉकिंग, पायरेसी, स्पूफिंग, स्पैम, एडवेयर, रूट किट्स, फिशिंग, फ्लेम, हैकिंग, क्रैकिंग, कुकीज़, डाटा डिडलिंग, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। दोस्तों जितने भी कीवर्ड मैंने बोले, जितने भी नाम मैंने अभी आपके सामने बोले, यह सभी दोस्तों नेटवर्क या साइबर सिक्योरिटी के सम्मुख खतरे हैं। अब एक एक करके हमें इन सभी खतरों पर चर्चा कर लेनी है। आपके एग्जाम में इनसे सीधा प्रश्न आता है, मालवेयर एक है डैश, फिर 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपको उनमें से एक सही विकल्प को चुनना होगा। और कब चुन पाएंगे, जब आप उनके बारे में जानकारी रख पाएंगे। जानकारी कब रखेंगे, जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इसी प्रकार से साइबर बुलिंग क्या होती है, साइबर वॉरफेयर, रूट किट क्या है, इस प्रकार से बड़े आसान से प्रश्न आते हैं और हमें थोड़ी सी जानकारी नहीं होती, जिस कारण से हमें अपने एक प्रश्न से हाथ धोना पड़ जाता है। और कई बार वो आपका एक प्रश्न आपको कट ऑफ से 1 नंबर नीचे खिसका देता है, फिर वो 1 नंबर आपके 1 साल का इंतजार आपकी किस्मत में लिख देता है। तो 1 साल का इंतजार ना करना पड़े, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि कम से कम पढ़े में से तो आप गलत करके ना आ पाए। ठीक, तो चलो अब शुरुआत कर लेते हैं खतरों की। खतरों के बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करते हैं और शुरुआत हम करेंगे मालवेयर से। तो चलिए जानते हैं भाई आखिर मालवेयर होता क्या है। दोस्तों मालवेयर उन प्रोग्राम का समूह है जिसका कार्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना होता है। दोस्तों मालवेयर क्या है, प्रोग्राम का एक समूह है जिसका उद्देश्य या काम होता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। और मालवेयर के उदाहरण की यदि हम बात करें तो इसमें वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, रूट किट्स और ट्रोजन आदि मालवेयर के उदाहरण हैं, आदि इसमें शामिल होते हैं। अब बारी आती है डिस्कशन करने की कि साइबर बुलिंग क्या है। दोस्तों इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके असभ्य, घटिया या तकलीफ देह मैसेज, इमेज, ऑडियो, वीडियो भेजकर किसी को जानबूझकर तंग करना साइबर बुलिंग कहलाता है। शॉर्ट में बात करें तो साइबर बुलिंग क्या है,
इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से किसी इंसान को जानबूझकर तंग करना। अब तंग आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, उल्टे सीधे मैसेज भेज दो, है ना? इस तरीके से तंग करना हम कहते हैं इसको साइबर बुलिंग। दूसरों को डराने धमकाने के लिए टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब पेज, चैट रूम आदि का उपयोग इसमें किया जा सकता है। और महत्वपूर्ण बात क्या है ध्यान रखने लायक, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा कवच एक ऐप का निर्माण किया गया, जो क्या है, एंटी बुलिंग एप्लीकेशन है। नाम क्या है? कवच। इसको आपको ध्यान रख लेना है कि कवच का संबंध है एंटी बुलिंग एप्लीकेशन से, या कवच एंटी बुलिंग एप्लीकेशन ही है, इसका संबंध नहीं है दोस्तों, एप्लीकेशन ही है। कवच एक एंटी बुलिंग एप्लीकेशन है, इतना आप ध्यान रखें। उम्मीद है मालवेयर आप समझ गए होंगे। मालवेयर ऐसे प्रोग्राम का समूह है जिसका काम ही होता है भैया कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। इसमें शामिल होते हैं वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, रूट किट्स, ट्रोजन आदि आदि आदि। ठीक, साइबर बुलिंग हमने समझ ली, किसी को इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि के माध्यम से परेशान करना। परेशान कैसे करोगे? उल्टा सीधा बोल दोगे, धमकी हमकी दे दोगे, ये सारी चीज़ें कर दोगे, तो इसे हम कहते हैं साइबर बुलिंग। फिर बारी आती है साइबर वॉरफेयर की। दोस्तों देखने से भी बड़ा सा लग रहा है, वॉरफेयर की बात हो रही है। तो किसी देश का दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क से संवेदनशील डाटा चुराना या नष्ट करना साइबर वॉरफेयर कहलाता है। बड़ी चीज़ हो गई कि नहीं भाई? देश पे बात आ गई। एक देश दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क से संवेदनशील डाटा क्या होगा? उस देश की सुरक्षा से संबंधित डाटा, कहाँ पर मिसाइलें तैनात की गई हैं, कहाँ पर रडार लगाए गए हैं, ये सारी चीज़ों का जानकारी चुरा लेना। ये सब किस में आएगा? साइबर वॉरफेयर में आएगा। जब एक देश दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क से संवेदनशील डाटा चुराता है या उसे नष्ट कर देता है, साइबर वॉरफेयर में आता है। उदाहरण दोस्तों 2021 का ही लिख दिया गया है। रूस के हैकर्स ने यूक्रेन देश की बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित किया था। दोस्तों बीच में टैबलेट के अपडेट का ऑप्शन आ गया, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए इसको हम एक बार बैक कर देते ताकि क्लास हमारी निरंतर चलती रहे। क्लास के बाद इसको अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेशन की चर्चा भी तो हम कर चुके हैं कि अपडेट के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है। या तो मैंने कंप्यूटर की वीडियो सीरीज़ में चर्चा करी होगी, या इस वीडियो सीरीज़ में करी होगी, या दोनों में करी। कंप्यूटर में तो डेफिनेटली करी है, इस वीडियो में यदि नहीं की है कि अपडेट में क्या डिफरेंस है या संस्करण में क्या डिफरेंस है, नए एडिशन में, अपडेट में क्या परिवर्तन होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। कंप्यूटर की वीडियो सीरीज़ में तो पक्का करी है, इसमें करी है या नहीं करी इसका मुझे याद नहीं। यदि नहीं करी होगी तो आने वाले वीडियोस में ज़रूर इसकी चर्चा की जाएगी कि अपडेट में और त्रुटियों को दूर करने में क्या बेसिक अंतर है। यदि आपको पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का स्वागत हम करते हैं। ज़रूर आप हमें बताएं कि अपडेट में और कमियों को दूर करने में क्या बेसिक डिफरेंस है। जब हम टेस्टिंग करते हैं, डीबगिंग करते हैं, एक तो डीबगिंग करना और दूसरा डिवाइस को अपडेट करना, इन दोनों में अंतर क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर बारी आती है साइबर पोर्नोग्राफी की। दोस्तों इसके अंतर्गत इंटरनेट पोर्नोग्राफी अर्थात अश्लील वेबसाइटों को शामिल किया जाता है। साइबर पोर्नोग्राफी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब 2000 का, इसकी एक सेक्शन 67 धारा 67 है जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है कि इस प्रकार की उल्टी सीधी अट्टे सट्टा हरकतें कोई करता है तो धारा 67 या सेक्शन 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है ताकि ऐसे इंसान की होश ठिकाने आ जाए, ठीक है। फिर बारी आती है आइडेंटिटी थेफ्ट की। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब पहचान चोरी हो गया दोस्तों। अपराधियों द्वारा किसी यूज़र की व्यक्तिगत पहचान जैसे यूज़र आईडी, पासवर्ड तथा अन्य गोपनीय जानकारी चुराना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी मतलब पहचान, थेफ्ट मतलब चुराना। कोई समझने वाली बात ही नहीं थी। थोड़ी बहुत इंग्लिश की मीनिंग पता होते तो आप खुद समझ जाते।
अब क्या चुरा लोगे आप? डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, जमाने भर की ऐसी इंफॉर्मेशन जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए होती हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना होता है, लोग चुरा लेते हैं। इसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। और यह भी दोस्तों नुकसानदायक है, खतरा है किस चीज़ का? साइबर नेटवर्क सिक्योरिटी का। ठीक है, फिर बारी आती है सलामी हमला। इसमें क्या होता है सलामी हमले में? इसमें बैंक कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कंप्यूटर में अवांछित प्रोग्राम को डाल दिया जाता है। इसे सलामी अटैक कहा जाता है। इसे सलामी स्लाइसिंग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें, सलामी अटैक और सलामी स्लाइसिंग एक ही चीज़ है दोस्तों। इसका उपयोग खाते से छोटी राशि को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है। अब छोटी राशि कैसी दोस्तों? अब आपके अकाउंट में मान लो 5 लाख रुपए हैं, आपने 50,000 रुपये उसमें से निकाले, तो उसमें से 5 पैसा 10 पैसा कट जाएगा, जिसका आपको भी पता नहीं लगेगा या आप उसको इग्नोर कर देंगे। 2 पैसे 5 पैसे कौन देखता है, लेकिन 10-10 पैसे इसी प्रकार से करोड़ों अकाउंट से काट लिए जाए तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसे ही कहते हैं हम सलामी स्लाइसिंग, सलामी हमला। छोटी छोटी राशि को काट कर दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, लेकिन वह छोटी छोटी राशि बहुत जगह से काटी जाती है तो अपने आप में बड़ी राशि बन जाती है। इसे हम कहते हैं सलामी अटैक। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी दोस्तों। बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कर दें। बहुत ज़्यादा दरकार है आपके सपोर्ट की हमारे लिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। हिम्मत आपके सपोर्ट से ही, आपके प्यारे प्यारे कमेंट लाइक देख कर ही हमें आती है। और इतने लाइक्स कमेंट हमें दिख नहीं रहे हैं जिससे हम बार बार हिम्मत जुटा पाएँ, है ना? तो इतना ज़रूर कर दें कि हम बिल्कुल एनर्जी के साथ आपके लिए वीडियो बना पाएँ। फिर बारी आती है साइबर स्टॉकिंग की। दोस्तों, इंटरनेट यूज़र से चैट के दौरान जानकारियाँ प्राप्त कर उन्हें ब्लैकमेल करना कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। जानकारी कुछ भी हो सकती है, नाम, मोबाइल नंबर, जमाने भर की चीज़ है, ठीक है? और फिर ब्लैकमेल करना, इसे कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग को आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसकी धारा 354C एवं 354D के तहत अपराध घोषित किया है। किसको? साइबर स्टॉकिंग को। किसके तहत? आईपीसी के तहत, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 354C, 354D के तहत अपराध घोषित किया है। दोस्तों, आईपीसी कब आई थी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड भी कह सकते हैं, एक्चुअल में कानून से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा बहुत जिक्र कहीं कहीं आ जाता है। तो वायसराय का नाम भी होता है। अब मैंने वायसराय बोल दिया तो समझ गए होंगे आपकी आज़ादी के पहले की बात चल रही है, तो आप इतना ज़रूर बताएं कि कब किसके समय में इसको लागू किया गया था भारत में। फिर बारी आती है पायरेसी की। कि पायरेसी होता क्या है दोस्तों? मूल उत्पाद की कॉपी कर उसकी प्रतिलिपि को कालाबाजारी के माध्यम से मार्केट में बेचने को पायरेसी कहते हैं। बढ़िया सा मूल उत्पाद किसी ने अपनी मेहनत करके बनाया, आपने उसकी फोटोकॉपी कर ली और बिना उसकी अनुमति के बाजार में कालाबाजारी कर रहे हो, बेच रहे हो उसको, इसे हम कहते हैं पायरेसी। ठीक, फिर बारी आती है स्पूफिंग की। स्पूफिंग क्या है? अनाधिकृत डाटा को अधिकृत यूजर की जानकारी के बिना एक्सेस करने की टेक्निक स्पूफिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई डाटा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसे या उसको एक्सेस कर ले, तो वह जिसके लिए वह डाटा नहीं था, यदि उस व्यक्ति ने आपके पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस किया तो वह डाटा उस व्यक्ति के लिए जिसने एक्सेस किया उसके लिए तो अनाधिकृत हो गया, क्योंकि वह डाटा उसके लिए नहीं था, वह डाटा आपके लिए था। और एक्सेस करने वाले व्यक्ति ने आपसे परमिशन लिए बगैर आपके डाटा को एक्सेस कर लिया, इसी को कहते हैं स्पूफिंग। ठीक, जिस प्रकार हैकिंग करने वाले को हैकर कहते हैं, उसी प्रकार स्पूफिंग करने वाले को स्पूफर कहते हैं। उदाहरण दोस्तों, कॉलर आईडी स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, कंटेंट स्पूफिंग, आदि आदि आदि। फिर बारी आती है स्पैम की। कि यार स्पैम क्या होता है? दोस्तों, अनेक व्यक्तियों को अवैध और अवांछित रूप से भेजा गया ईमेल स्पैम कहलाता है। सामान्यतः एक प्रकार के विज्ञापन होते हैं दोस्तों स्पैम, ठीक है, इतना आप ध्यान रख लें। फिर आगे हम बात करते हैं एडवेयर की। तो बात हो जाएगी अब एडवेयर की। भाई एडवेयर होता क्या है?
एडवेयर भी ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम में अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है। यार आप नहीं चाहते फिर भी ऐड आ रहा है, उसे कहते हैं एडवेयर। फिर अब बात करनी है रूट किट्स की। दोस्तों आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, किसका संबंध किससे, किसका मतलब क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा एडवेयर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, और एक लाइन में आपको एक ऑप्शन दे देंगे। पता होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ना होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर वही बात आएगी, कट ऑफ से एक नंबर से रह जाओ या कट ऑफ बराबर या 0 नंबर ले आओ, बात बराबर है। मान लो 75 कट ऑफ गई आपके एग्जाम की, आप फिर 74 ले आए और 0 ले आए, बात बराबर है, क्योंकि सिलेक्शन तो नहीं हुआ। आप 75 ले आओ और 90 ले आओ तो भी बात बराबर है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है प्रीलिम्स, इसकी मेरिट बनती नहीं है। तो यदि आप एक नंबर से भी रह जाते हो कट ऑफ से, आप तो बाहर हो गए, और इन आसान क्वेश्चन को आप गलत करके बाहर होते हो तो बहुत पीड़ादायक स्थिति होती है। इसलिए आपको आसान क्वेश्चंस को गलत नहीं करना। इसलिए कह रहा हूँ जो चीज़ें सब पर आती हैं, आपको क्या लगता है कि आपने इनको गलत कर दिया एडवेयर को, दुनिया सही करके आएगी। जब जो चीज़ दुनिया ने सही कर दिया आपने गलत कर दी, तो दुनिया से फिर आप ऑटोमेटिकली पीछे हो जाओगे। इसलिए बार बार कहता हूँ आसान चीज़ों को गलत नहीं करना है। ये निंजा टेक्निक है प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने की। वह गलत नहीं करना जो लगभग सभी सही कर रहे हैं। इस बात को गांठ बांध लेना, अपने दिमाग में अंदर डाल लेना, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंट्रोल या नियंत्रण प्राप्त करना रूट किट्स कहलाता है। रूट में, जड़ों में ही नियंत्रण प्राप्त कर लेना, कॉमन सेंस वाली बात है। रूट में नियंत्रण मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंप्यूटर सिस्टम का नियंत्रण अपने पास ले लेना, इसे हम कहते हैं रूट किट्स। और इसकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी व्यक्ति को नहीं होती, वरना फिर नियंत्रण खत्म कर देगा वो, ठीक। इसे हम कहते हैं रूट किट्स। फिर बारी आती है फिशिंग की। दोस्तों इंटरनेट पर यूजर के नाम, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को धोखे से पाने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। धोखेधड़ी से आपकी जानकारी आपसे ले लेना, इसे हम कहते हैं फिशिंग। फिर बारी आती है फ्लेम की। वही चीज़ आग कब लगेगी, जब आपसे कोई गलत बोलेगा तो आपके दिमाग को आग लग जाएगी, पीटने का मन करने लग जाएगा आपका। बस तो सिंपल सी बात है, इंटरनेट पर भी फ्लेम किसे बोलेंगे, जब इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को लिखे गए अपमानजनक शब्द होते हैं तब उसे हम फ्लेम कहते हैं, ठीक। हैकिंग की बात हम कर लेते हैं। हैकिंग क्या है भैया, किसी नेटवर्क में घुसकर डाटा पे छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। हैकिंग आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क पर अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए की जाती है। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो हैकिंग का कार्य कर सकता है उसे हैकर कहते हैं। क्या होता है भाई हैकिंग, कुछ नहीं होता, किसी नेटवर्क में घुसकर डाटा से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। और हैकिंग आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क पर अनधिकृत पहुंच या अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने के लिए की जाती है। जहां पर आपके लिए परमिशन नहीं है वहां पर भी आप एक्सेस लेना चाहते हो हैकिंग के माध्यम से, ठीक है। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ, अब हैकिंग कौन करेगा, जिसको जानकारी होगी, जिसको आइडिया होगा। तो एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो हैकिंग का कार्य करता है उसे हम हैकर कहते हैं। इतनी चीज़ें भी आप ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कितना और इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करते हैं मालवेयर तक। अब बारी आती है क्रैकिंग की। तो क्रैकिंग क्या होता है, किसी की इजाज़त के बगैर इंटरनेट सुरक्षा को तोड़कर कंप्यूटर से डाटा चुराना क्रैकिंग कहलाता है। परमिशन के बिना इंटरनेट सुरक्षा को भेद कर कंप्यूटर से डाटा चुराने को हम कहते हैं क्या, क्रैकिंग। इसे अंजाम देने वाले व्यक्ति को क्रैकर या ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, जो व्यक्ति क्रैकिंग करता है उससे आप क्रैकर कह दोगे, सिंपल है याद रखना, लेकिन आपको ध्यान रखना है उसे क्रैकर या ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। क्रैकर डाटा चुराने के बाद उसका सही जगह उपयोग नहीं करता, नहीं तो चुराता ही क्यों फिर दोस्तों, है ना। फिर बारी आती है कुकीज़ की। कुकीज़ यूज़र की जानकारी के बिना देखी गई वेबसाइटों का विवरण रखता है, ठीक। मान लीजिए आपने पिछली बार फ्लिपकार्ट पर कंप्यूटर परीक्षा धाम बुक सर्च की, जिस बुक की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पब्लिकेशन की बुक से हम पढ़ रहे हैं, उसी की एक पुस्तक है परीक्षा धाम कंप्यूटर पब्लिकेशन। कंप्यूटर पब्लिकेशन नहीं, परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक भी है। तो मान लो आपने फ्लिपकार्ट पर एक बार परीक्षा धाम की कंप्यूटर की पुस्तक सर्च की और अब यह डाटा कुकीज़ के माध्यम से फ्लिपकार्ट तक पहुंच गया। अब यदि आप फिर से फ्लिपकार्ट पर जाते हैं
तो आपको ऐसी पुस्तकें दिखाई जाएगी जो एक ही प्राइस रेंज के अंतर्गत कंप्यूटर विषय की हो। ऐसा ही यूट्यूब पर होता है, आप एक प्रकार की वीडियो को देखते हैं तो आपको फिर उसी प्रकार के सजेशन आने लगते हैं जिस प्रकार की वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कुकीज। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब बारी आती है डाटा डिडलिंग की। दोस्तों, कंप्यूटर में उपस्थित डाटा में हेर फेर करना डाटा डिडलिंग कहलाता है। जो भी डाटा कंप्यूटर में है उसमें हेर फेर कर देना, ऊपर नीचे कर देना, उसे हम कहते हैं डाटा डिडलिंग। उदाहरण, किसी कंपनी में बहुत से कर्मचारी हैं और उन सभी कर्मचारियों का डाटा, जैसे कि आने जाने का समय, ज्वाइनिंग, वेतन आदि आदि उस कंप्यूटर में स्टोर है। अब इस डाटा में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कुछ उल्टा सीधा कर देना, ऊपर नीचे कर देना, परिवर्तन कर देना, क्रम गड़बड़ा देना, उसे हम कहते हैं डाटा डिडलिंग। इतना समझ लेना है, आपको कुछ नहीं करना, इन कीवर्ड्स को ध्यान देना है। उसके बाद वो उनका संबंध किसी चीज से है इतना ध्यान रखना है, बस आपका काम आपके एग्जाम में हो जाएगा। तो टेंशन लेना या प्रेशर लेने जैसी कोई भी बात इसमें नहीं है। फिर बारी आती है डिनाइल ऑफ सर्विस की। दोस्तों, यह क्या है? हैकर के द्वारा किया गया नेटवर्क अटैक होता है। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है? नेटवर्क के द्वारा किया गया या हैकर के द्वारा किया गया नेटवर्क अटैक होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। हैकर के द्वारा किया गया नेटवर्क अटैक, नेटवर्क पर अटैक हैकर के द्वारा। इसमें हैकर के द्वारा नेटवर्क माध्यम में ट्रैफिक क्रिएट करके उसे बाधित कर दिया जाता है जिससे यूजर सर्वर तक नहीं पहुंच पाता। सीधी सी बात है, डिनाइल ऑफ सर्विस से हैकर नेटवर्क पर हमला करता है और हमले में क्या करता है, नेटवर्क के रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर देगा। भीड़ भाड़ हो गई, आप ऐसा समझ रहे हैं रोड पर, फिर आपको जहाँ कहीं जाना होता है तो आप रोड से टाइम पर नहीं पहुँच पाते। इसी प्रकार से हैकर डिनाइल ऑफ सर्विस में करता है, नेटवर्क के माध्यम में या नेटवर्क के रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक क्रिएट कर देता है और उस रास्ते को बाधित कर देता है, उसमें रुकावट उत्पन्न करता है जिससे यूजर सर्वर तक नहीं पहुंच पाता। इसे कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी और अगले वीडियो से हमें शुरुआत करनी है मालवेयर की। इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, हमारा बहुत सारा सपोर्ट करें यदि आपको वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो, और लगातार मेहनत करें और तब तक नहीं रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद, वंदे मातरम।